Hello everyone, welcome to our study channel examyatra.com. In this session हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। इन दिस सेशन हम ब्रिटिश पॉलिसी के पॉलिटिकल डायमेंशन को देख रहे हैं। बेसिकली ब्रिटिश पॉलिसी के हम 3 डायमेंशंस देख रहे हैं, जिसमें था सोशल डायमेंशन which we have already covered in previous session, economic dimension, and now we are moving toward the political dimension. सोशल डायमेंशन के अंदर हमने वुमेन्स एजुकेशन सिस्टम, सोशल रिफॉर्म्स, ये टॉपिक कवर किए थे। एंड इकोनॉमिक पॉलिसी के ब्रिटिश पॉलिसी के इकोनॉमिक डायमेंशन के अंदर हमने लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, रेलवे डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, दीज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। नाउ पॉलिटिकल डायमेंशन हम शुरू करेंगे, जिसके अंदर हमें देखना है वेरियस एक्ट पास ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। एंड ये वाला जो टॉपिक है वी ऑलरेडी हैव कवर्ड इन प्रीवियस सेशन, जिसके अंदर ये अलग से ही टॉपिक है वेरियस एक्ट पास ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ये आप अच्छे से कवर कर लेना उस सेशन के अंदर। तो ये हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है। और अब हम देखेंगे इसके अंदर खाली 3 जो एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1774, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इन चीजों के थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से देखेंगे कि ये 3 जो चेंज चार्टर एक्ट थे, रेगुलेटिंग एक्ट थे, ये मेजर एक ग्राउंड क्रिएशन था फॉर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटिश लेजिस्लेशन के लिए। उसके बाद जो भी प्रोविजन थे वो ऑलमोस्ट ऑल सेम ही रहे, उनमें छोटे मोटे बदलाव हुए और वो कंटिन्यू रहे टिल द 1947। तो बेसिकली वी इन दिस सेशन पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश पॉलिसी, उसमें हम देखेंगे ऑल द पॉलिसीज रिलेटेड टू दीज 3 एक्ट्स। एंड अलॉन्ग विद दिस वी विल आल्सो कवर द प्रेस पॉलिसी, कि प्रेस के रिगार्डिंग जो ब्रिटिश थे उनकी कैसा ट्रीटमेंट रहा, उन्होंने प्रेस को कैसे ट्रीट किया वो देखेंगे। वेरियस प्रेस रेगुलेटिव एक्ट्स देखेंगे एंड साथ में देखेंगे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कि फाइनेंस का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता था, किस तरह से उसकी बजटिंग होती थी, एंड सो ऑन। तो दीज ऑल थिंग्स वी विल कवर ग्रेजुअली इन दिस सेशन, दैट इज पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। तो यहाँ पे सोशल जो डायमेंशन था वी ऑलरेडी हैव कवर, आप देख लीजिएगा। इकोनॉमिक डायमेंशन था वो ऑल्सो हमने कवर कर लिया है बहुत अच्छे से, वो भी आप देख के अच्छे से इसको भी प्रिपेयर कीजिएगा फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी, जिसके अंदर हम आज पार्ट 1 कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स बिगिन दिस सेशन। तो फर्स्ट हियर वी हैव ब्रिटिश प्रेस पॉलिसी टिल 1857। तो 1857 तक हम देखेंगे कि ब्रिटिश प्रेस पॉलिसी किस तरह की रही थी। इस टॉपिक से आपको मेनली प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेंगे, मेंस में इक्का दुक्का क्वेश्चन ही आ सकता है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये प्रीलिम्स में से ज्यादा क्वेश्चन आता है फैक्चुअल बेस। एंड इन मेंस आंसर राइटिंग अगर किसी टाइप की इसमें रिक्वायरमेंट है तो आप इस मटेरियल से आप अपने आंसर को उससे फुलफिल कर सकते हैं। तो हियर हिकी वाज द पायोनियर इन द हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया। इंडिया के अंदर हिकी नाम का एक व्यक्ति था जिसने जर्नलिज्म की शुरुआत की इंडिया के अंदर। तो हिकी को हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ पायोनियर इन द हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म। ही वाज फर्स्ट टू स्टार्ट वीकली पेपर दैट इज द बंगाल गैजेट इन 1770। इन 1770 के अंदर द बंगाल गैजेट के नाम से हिकी ने एक जर्नल शुरू किया, एक वीकली न्यूज़पेपर शुरू किया था। और उसके अंदर ये जो था जो उस समय के तत्काल वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे,
उनकी पॉलिसी के ऊपर ये क्रिटिसिज्म किया करता था। इस वजह से इस वॉरेन हेस्टिंग और हिकी के बीच में क्लैश उत्पन्न हुआ और बाद में वॉरेन हेस्टिंग जो है इस हिकी की जो प्रेस है उसको सीज कर लेता है और फिर हिकी अपनी जो आगे जर्नलिज्म की जर्नी है वो कंप्लीट नहीं कर पाता है। और ऐसे भी वॉरेन हेस्टिंग का जो समय था 1772 से 1785 तक का पीरियड, उसके अंदर वॉरेन हेस्टिंग वाज नॉट सो फ्रेंडली और नॉट सो लिबरल विद द प्रेस पॉलिसीज, और इंडियन प्रेस के साथ वो इतना लिबरल नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी वो इंडियन जर्नलिज्म की ग्रोथ को रोक नहीं पाया। ही कुड नॉट चेक द ग्रोथ ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। उसके बाद भी इसके टाइम पीरियड में कुछ अखबार जो थे, कुछ जर्नल्स थे, वो पब्लिश होते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग was not favorable to press. During his last 2 years of rule, 3 important papers were published. That is the Calcutta Gazette 1784, the Bengal Journal 1785, the Oriental Magazine of Calcutta, or we can say Calcutta Amusement, that is 1785. तो ये है वॉरेन हेस्टिंग का पीरियड जिसके अंदर हिकी ने शुरुआत की जर्नलिज्म की इंडिया के अंदर, और हिकी को वी कैन से एज अ पायोनियर इन द हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया। लेकिन उसका फिर वॉरेन हेस्टिंग के साथ क्लैश हो जाता है, और बिकॉज हिकी जो है वो क्रिटिसिज्म पब्लिश करता है उसके न्यूज़पेपर के अंदर अगेंस्ट द वॉरेन हेस्टिंग। फिर वॉरेन हेस्टिंग उसकी प्रेस को सीज कर देता है और हिकी को अपनी जो जर्नलिज्म की जर्नी है वो इंडिया में स्टॉप करनी पड़ती है। फिर वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे इतनी कोई प्रेस की ग्रोथ नहीं होती है, वो इतना लिबरल और फ्रेंडली नहीं था विद द प्रेस। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जर्नल और कुछ न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश होते हैं उसके लास्ट के 2 इयर्स टेन्योर में। तो उनके नाम ये तीनों हैं, आप याद रखिएगा। मेंस में इसमें पूछ सकते हैं, सॉरी प्रीलिम्स में यहाँ पूछ सकते हैं। तो यहाँ वॉरेन हेस्टिंग के बाद आता है कॉर्नवालिस का पीरियड, और वी कैन से जॉन मैकफर्सन। तो जॉन मैकफर्सन जो थे वो 1785-86 के बीच में रहे, और कॉर्नवालिस जो है 1786 से 89 के बीच का इनका पीरियड रहा। तो उनके समय में प्रेस जो है किस तरह से ग्रोथ करती है वो देखते हैं। मैनी पेपर केम इनटू पब्लिशिंग बट promoters ऑफ दीज न्यू पब्लिकेशंस अवॉइडेड क्लैश विद अथॉरिटीज। अब जब वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में देखा कि हिकी ने वॉरेन हेस्टिंग की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, तो वॉरेन हेस्टिंग ने उसकी प्रेस को ही सीज कर दिया। तो इस वजह से जब मैकफर्सन और कॉर्नवालिस के टाइम में प्रेस एस्टेब्लिश हुई, तो इन जो न्यू पब्लिशर थे या न्यू पब्लिकेशंस थी, उन्होंने मोस्टली गवर्नमेंट के साथ अपने क्लैश को अवॉइड किया, अथॉरिटी के साथ अपने क्लैश को अवॉइड किया। वो जो भी पॉलिसीज वगैरह बनाया करते थे, फॉर्मुलेट किया करते थे, उनको एज इट इज छाप दिया करते थे, सो दैट कि लोग उससे अवेयर हो जाए कि किस तरह की पॉलिसी यहाँ पे पब्लिश हो रही है, गवर्नमेंट किस तरह से पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं। बट उसकी क्रिटिसिज्म करना या फिर उसको किसी तरह से चैलेंज करना, इस तरह का काम इन पब्लिशर के द्वारा नहीं किया जाता था। तो इस दौरान कुछ न्यूज़पेपर्स जो थे वो पब्लिश हुए, जैसे द कलकत्ता क्रॉनिकल्स इन 1786, द मद्रास कुरियर इन 1788 एंड द बॉम्बे हेराल्ड इन 1789। तो हियर वी कैन से कि दिस न्यू पब्लिकेशंस और न्यू जो पब्लिशर है, उन्होंने हिकी के बिटर एक्सपीरियंस से प्रॉफिट लिया और मतलब अवॉइड किया अथॉरिटी के साथ क्लैश करने से। लेकिन यहाँ पे कॉर्नवालिस जो थे उनका कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है मिस्टर डुएन के साथ। डुएन भी एक पब्लिशर थे जिन्होंने अपना खुद का पेपर स्टार्ट किया था, दैट इज द इंडियन वर्ल्ड। तो कॉर्नवालिस के टाइम में ही द इंडियन वर्ल्ड पब्लिश होता है मिस्टर डुआन के द्वारा, और कॉर्नवालिस के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। मिस्टर डुआन क्रिटिसाइज कॉर्नवालिस फॉर हिज पॉलिसीज। ही वाज अरेस्टेड एंड ह्यूमिलेटेड एंड अल्टीमेटली डिपोर्टेड टू यूरोप, और फाइनली उसकी प्रेस को सीज कर दिया जाता है और डुआन को वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है यूरोप। यानी जो मिस्टर डुआन थे वो यूरोपियंस थे। तो ये प्रेस डेवलपमेंट है, या कुछ जो न्यूज़पेपर और जर्नल्स पब्लिश हुए थे वो कॉर्नवालिस के टाइम ये सारे है, आप नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट हियर वी हैव जॉन शोरे। जॉन शोरे का पीरियड 1793 से 98 के बीच का। मैकॉनले द एडिटर ऑफ टेलीग्राफ। तो जॉन शोरे के टाइम पे मैकॉनले नाम के एक एडिटर थे
जो टेलीग्राफ के एडिटर थे, मेड सर्टेन एलिगेशन अगेंस्ट द सम गवर्नमेंट ऑफिशियल इन 1896। ये जॉन शॉरे के टाइम में होता है, एंड ही वाज रेप्रिमेंडेड फॉर दैट। और उसको फिर इस काम के लिए कि उसने गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के बारे में कुछ ऐसे एलिगेशन लगाए थे, उनको फिर फटकार भी लगाई गई बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। द एडिटर ऑफ द कलकत्ता गैजेट, जो 1784 में यहाँ पे पब्लिश होता है, कॉर्नवालिस के टाइम में, 1784 सॉरी यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग का टाइम है। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे जो कलकत्ता गैजेट पब्लिश होता है, उसके एडिटर ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और फ्रेंच रिपब्लिक के बीच में कुछ मीटिंग्स हुई थी, कुछ कम्युनिकेशन हुए थे, उसको पब्लिश कर दिया था। तो गवर्नमेंट ने फिर उसके एडिटर से, द कलकत्ता गजेट के एडिटर से उस चीज को फिर सेंसर्ड करवाया, यानी उस चीजों को हटाया फिर उसके पब्लिकेशन से। यहाँ पे द कलकत्ता गैजेट का भी जो पब्लिशर है, एडिटर था, वो फ्रांसिस ग्लैडविन था, जो एक यूरोपियन था। तो मोस्टली हियर वी कैन सी कि जो इस स्टार्टिंग में जर्नलिज्म शुरू हुई इंडिया के अंदर, वो इंडियन पायोनियर से नहीं हुई। कोई इंडियन नहीं था, कोई इंडियन पब्लिकेशन नहीं था, इंडियन एडिटर नहीं थे, जो भी थे वो यूरोपियंस थे। धीरे धीरे उसके बाद जो है इंडिया के अंदर जर्नलिज्म के अंदर इंडियन भी पार्टिसिपेट करते हैं, और इंडियन लोगों के द्वारा भी कुछ जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर फिर पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर और जर्नल का पब्लिकेशन शुरू होता है फ्रॉम द इंडियन साइड। नाउ वी हैव टाइम पीरियड वेलेस्ली का, दैट इज 1798 से 1806 तक का पीरियड रहा वेलेस्ली का। वेलेस्ली इज फेमस फॉर हिज सब्सिडरी अलायंस। और वेलेस्ली के टाइम में ब्रिटिश रूल का एक्सपांशन होता है पीसफुली, बिकॉज बहुत सारे युद्ध नहीं लड़े जाते बाय सब्सिडरी अलायंस। वेलेस्ली कोशिश करते हैं सभी नेटिव स्टेट को ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर या ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंदर लाने की। तो इस समय जो वेलेस्ली का टाइम पीरियड होता है, वो ब्रिटिश रूल के एक्सपांशन के लिए फेवरेबल टाइम पीरियड होता है, और वो पीसफुली यहाँ पे एक्सपांशन करते हैं थ्रू दिस सब्सिडरी अलायंस। तो यहाँ पे वेलेस्ली के टाइम में वी कैन सी कि जो ब्रिटिश रूल है उसका टेरिटोरियल एक्सपांशन तो नहीं होता है, टेरिटोरियल गेन कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हाँ इन्फ्लुएंशियल एरिया जो है वो बढ़ जाता है। इन्फ्लुएंशियल एरिया जो है वो बढ़ जाता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द नेटिव स्टेट वर साइन दिस सब्सिडरी अलायंस विद द वेलेस्ली एंड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी एंड सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश रूल। तो जो वेलेस्ली थे, he could not tolerate the publication of any matter which might have the effect of weakening his influence vis-a-vis his Indian adversaries or the French। कि जो वेलेस्ली थे वो किसी भी न्यूज़पेपर या किसी भी पब्लिकेशन के थ्रू ऐसी कोई भी एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं कर सकते थे जो उनके इन्फ्लुएंस को कमजोर करती हो ओवर द इंडियन एडवर्सरी और दी फ्रेंच। बिकॉज उस समय हम देख रहे थे वेलेस्ली यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस सबसे क्यों साइन करवा रहे थे, बिकॉज फ्रेंच लोगों का जो चैलेंज है वो अभी इंडिया से समाप्त नहीं हुआ था। वेलेस्ली के टाइम में फ्रेंच जो है हार तो चुके थे, लेकिन अभी भी फ्रेंच चैलेंज स्टिल वाज देयर। तो फ्रेंच चैलेंज को काउंटर करने के लिए और नेटिव स्टेट को ब्रिटिश डोमिनियन के इन्फ्लुएंस में लाने के लिए ये सब्सिडरी अलायंस उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। तो इस वजह से वो किसी भी पब्लिकेशन से ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि वो किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म या किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी को पब्लिश करे जिससे कि वेलेस्ली के इन्फ्लुएंशियल में वीकनेस आए या उसकी इन्फ्लुएंशियल डोमेन है उसके अंदर कमजोरी आए। तो चाहे वो इंडियन एडवाइजरी जो थे, जो इंडियन नेटिव स्टेट थे जो उनके अगेंस्ट थे उनके साथ हो, या चाहे फ्रेंच के रिलेटेड हो, तो पब्लिकेशन को इस तरह से फिर रोका गया ऐसी किसी भी एक्टिविटीज को करने के लिए। इस वजह से वेलेस्ली के टाइम में द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट इन 1799 पास किया जाता है। इट इम्पोज्ड ऑलमोस्ट वॉर टाइम रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस, द रेगुलेशन रिक्वायर्ड,
क्या रेगुलेशन रिक्वायर्ड होते हैं द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट इन 1799 के कि द न्यूज़पेपर टू क्लियरली प्रिंट एवरी इशू द नेम ऑफ द प्रिंटर द एडिटर एंड प्रोप्राइटर। तो यहाँ पे जो भी न्यूज़पेपर इस समय वेलेस्ली के टाइम छपते थे वो अंडर द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट इन 1799 के इन्फ्लुएंस में होते थे, यानी कि उनको जो इस एक्ट के अंदर प्रोविजन थे उनको फॉलो करना पड़ता था। जैसे कि उनको अपने न्यूज़पेपर के ऊपर प्रिंटर का नाम, एडिटर का नेम और जो प्रोप्राइटर है, जो जिसका वो न्यूज़पेपर है उसका ओनरशिप जो भी जिसके पास है उसका भी नाम वहां पे उस पर क्लियरली छापना पड़ता था। एंड द पब्लिशर टू सबमिट ऑल मटेरियल फॉर प्री सेंसरशिप टू द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट का सेक्रेटरी था उसके पास जो भी छपने वाला है, मान लो कि कल की न्यूज छपने वाली है तो उसको आज ही सबमिट करवाना पड़ता था सेक्रेटरी के पास प्री सेंसरशिप के लिए। यानी उसमें अगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स है पब्लिकेशन के अंदर जो कि वीकनिंग कर सकते हैं वेलेस्ली के इन्फ्लुएंस को ओवर द इंडियन एडवाइजरीज एंड फ्रेंच, तो उस चीज को फिर वहां से हटा दिया जाता था थ्रू दिस सेंसरशिप एक्ट। इस वजह से जो भी मटेरियल होता था पब्लिकेशन के लिए जो जाता था उसको पहले गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के पास सबमिट करवाना पड़ता था फॉर द प्री सेंसरशिप। तो ये एक्टिविटीज और ये डेवलपमेंट थे रिगार्डिंग द प्रेस ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ और वी कैन से टेन्योर ऑफ वेलेस्ली। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हेस्टिंग। उनका टाइम पीरियड था 1800 से 1813 से 1823 के बीच का। एंड ही realized the importance of press and encouraged newsmen to perform their functions in a responsible manner। यहाँ पे responsible manner का मतलब है कि आप जो भी पॉलिसीज है, जो भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज है उसको पब्लिश करो, उसके रिगार्डिंग कुछ क्रिटिसिज्म आप कर सकते हो, लेकिन क्रिटिसिज्म शुड बी हेल्दी क्रिटिसिज्म। इट शुड बी नॉट लाइक कि किसी भी जनता की भावनाओं को ब्रिटिश रूल के खिलाफ करने जैसी कोई क्रिटिसिज्म हो, या फिर जनता की भावना को भड़काने जैसी उसमें कोई बात हो जिससे कि दंगे हो, मूवमेंट हो अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। इस तरह की क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए। पॉलिसीज अगर फ्रेम हुई है तो उसके अंदर आप ड्रॉबैक्स क्या है, ये पब्लिक के लिए किस तरह से बेनिफिट हो सकती है, किस तरह से नहीं हो सकती, दैट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म इज ओके। बट ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा जिससे कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लोगों की भावनाएं भड़काई जाए। तो हेस्टिंग ने फिर प्रेस का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस समझा, तो वी कैन से कि हेस्टिंग का पीरियड जो था वो प्रेस या जर्नलिज्म के लिए इंडिया के अंदर बहुत ही फेवरेबल पीरियड होता है। तो इस समय हेस्टिंग ने फिर जो सेंसरशिप इस्टेब्लिश की गई थी ड्यूरिंग दी वेलेस्ली के टाइम में कि वहां पे सेंसरशिप एक्ट के थ्रू आपको जो भी मटेरियल पब्लिश करना था उसको पहले ही सबमिट करवाना पड़ता था फॉर प्री सेंसरशिप, वो चीजें यहाँ पे हटा दी गई। वेलेस्ली ने कहा आपको इस तरह की कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे आराम से पब्लिकेशन कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप क्रिटिसिज्म करते हो दैट शुड बी हेल्दी क्रिटिसिज्म। तो ही अबॉलिश सेंसरशिप इन 1818 बट स्टिल प्रेस रेगुलेशन वॉज देयर। The result of it, many journals came into existence. That is the Calcutta Journal in 1818 by J.K. Buckingham, जो यूरोपियन थे, एंड समाचार दर्पण एंड संबंध कौमुदी, दैट इज वर्नाकुलर पेपर। वर्नाकुलर पेपर का मतलब है नेटिव, जो यहाँ पे इंडियन पब्लिशर के द्वारा जो भी पब्लिश किया जाएगा उन न्यूज़पेपर को हम वर्नाकुलर पेपर्स कहेंगे, ठीक है। तो हेस्टिंग के समय कलकत्ता जर्नल, द कलकत्ता जर्नल जो जेके बुचिंगम के द्वारा पब्लिश होता है वो एक यूरोपियन थे, लेकिन समाचार दर्पण और संबंध कौमुदी जो थे वो वर्नाकुलर पेपर है, यानी किसी इंडियन पब्लिशर के द्वारा ये पब्लिश होते हैं। तो यहाँ पे जो कलकत्ता जर्नल है उसके एडिटर तो जो थे वो जॉन क्लार्क मार्शमैन थे, लेकिन इनके साथ इस समाचार का जो मटेरियल बनाया जाता था, तैयार किया जाता था, उसके अंदर कुछ बंगाली हिंदू पंडित भी शामिल थे। इस वजह से इसको वर्नाकुलर पेपर्स के कैटेगरी में हम रखते हैं। और इस समाचार तो समाचार दर्पण के संपादक कौन है? जॉन क्लार्क मार्शमैन, जो एक बैप्टिस्ट मिशनरी थे, वी कैन से क्रिश्चियन मिशनरी थे। तो वो तो इस
पेपर के, इस न्यूज़पेपर के एडिटर थे, लेकिन उनको अपने मोस्टली इस एडिटिंग के काम और जो इसके मटेरियल तैयार करना है समाचार दर्पण के लिए, वो अपनी टीम जो थी उन पे डिपेंड रहा करते थे। इनका तो नाम मात्र का अधिकार हुआ करता था इन समाचार दर्पण पे। मोस्टली इसके अंदर जो इसके एडिटिंग टीम के अंदर जो मेंबर थे वो बंगाली हिंदू पंडित हुआ करते थे, और वो ही इस समाचार दर्पण की मटेरियल या कंटेंट का वर्क किया करते थे। और नेक्स्ट यहाँ पे संबद कौमुदी, जिसके पब्लिशर कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो हेस्टिंग के टाइम में समाचार दर्पण, संबंध कौमुदी बाय राजा राम मोहन राय, समाचार दर्पण was by the John Clark Marshman and the Calcutta Journal by J.K. Buchingham द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। नेक्स्ट हियर वी हैव मेटकॉफ, उनका टाइम पीरियड 1835 से 36 के बीच का। मेटकॉफ के समय क्या होता है? ही इज नोन एज अ लिबरेटर ऑफ प्रेस। तो जो प्रेस का लिबरेटर कहा जाता है, यानी कि इस समय प्रेस को बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, वो थे मेटकॉफ। इन्होंने प्रेस को बहुत फ्री किया फॉर द पब्लिकेशन के लिए, उसके ऊपर बहुत जो रिस्ट्रिक्शन और रेगुलेशन थे उनको कम करने की कोशिश की। तो वी कैन से कि मेटकॉफ का जो टाइम पीरियड था वो प्रेस के लिए बहुत फेवरेबल था, इस वजह से उनको कहा जाता है लिबरेटर ऑफ प्रेस। तो यहाँ पे प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वाज द लिबरेटर ऑफ प्रेस, तो यहाँ पे कौन होंगे? मेटकॉफ। द फ्रीडम ऑफ द इंडियन प्रेस डेट फ्रॉम 15 सितंबर 1835। तो यहाँ पे वी कैन से कि इंडियन प्रेस का जो फ्रीडम टाइम है वो कहाँ से शुरू होता है? 15 सितंबर 1835 से। He abolished all restriction on the vernacular press through the famous press law। और प्रेस लॉ को पास करके उन्होंने जो रेस्ट्रिक्शन थे प्रेस के ऊपर वो हटा दिए, अबॉलिश कर दिए। इवन नॉट इवन ऑन दोज न्यूज़पेपर और दोज प्रेस विच इज रन बाय यूरोपियंस, बट वर्नाकुलर प्रेस के ऊपर जो इंडियंस के द्वारा रन की जाती थी उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। फिर यहाँ मेटकॉफ के टाइम के बाद तो 1857 का टाइम पीरियड आ जाता है, और मेटकॉफ के बाद 1857 तक प्रेस की जो पॉलिसी है वो इसी तरह की रहती है। उसके प्रेस के ऊपर चाहे वो वर्नाकुलर प्रेस हो या किसी यूरोपियन के द्वारा रन कोई प्रेस हो, दोनों पे ही रेस्ट्रिक्शन जो है हटा दिए गए थे। दिस वाज द फेवरेबल टाइम फॉर द प्रेस एंड प्रेस वाज एंजॉय फुल लिबर्टी फॉर द पब्लिकेशन। अब हम देखते हैं ब्रिटिश प्रेस पॉलिसी आफ्टर 1857। फिर 1857 का जब रिवोल्ट हो जाता है तो फिर किस तरह की प्रेस पॉलिसी अपनाई जाती है बाय द ब्रिटिश रूल। तो यहाँ पे 1857 में लाइसेंसिंग एक्ट पास किया जाता है, लाइसेंसिंग एक्ट 1857। When the mutiny broke out in 1857, it was found necessary to put restriction on the press in country। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि प्रेस को खूब ज्यादा मेटकॉफ के समय में लिबरल कर दिया था, फ्रीडम दे दी थी, उसके ऊपर से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हटा दिए थे। तो अब प्रेस क्या है, अपने फुल फ्लेज के अंदर वर्क कर रही थी। फुल फ्लेज वो गवर्नमेंट के पॉलिसीज की क्रिटिसिज्म करने के लिए आजाद थी, किसी भी तरह का उनके ऊपर रोक टोक नहीं था। तो इस वजह से वी कैन से कि 1857 का म्यूटिनी जो है वो ब्रोकआउट होता है, और गवर्नमेंट यही मानती है कि ये इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने प्रेस को बहुत ज्यादा फ्रीडम दे दी, और प्रेस ने फिर ऐसे ऐसे कंटेंट पब्लिश किए जिससे कि जो पब्लिक सेंटिमेंट्स है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ होने लगे, और इस वजह से ये वो सेंटिमेंट जो है वो फिर इस म्यूटिनी का रूप लेते हैं। तो इसके बाद 1857 में इस म्यूटिनी के बाद, इस विद्रोह के बाद प्रेस के ऊपर वापस से रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की जाती है बाय दिस लाइसेंसिंग एक्ट 1857। इट वाज मेड कंपल्सरी फॉर ईच प्रेस टू ऑब्टेन अ लाइसेंस। अब हर कोई भी यहाँ पे जर्नलिज्म के अंदर कदम नहीं रख सकता है, पब्लिकेशन नहीं कर सकता है। अगर आपको अपना न्यूज़पेपर चलाना है, प्रेस ओपन करनी है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए। बट सून दिस रेस्ट्रिक्शन वर विड्रॉन। लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद इस तरह का जो ये प्रोविजन है कि लाइसेंस होना चाहिए प्रेस ओपन करने के लिए, ये रेस्ट्रिक्शन हटा दिया जाता है। मैनी पेपर्स स्टार्टेड देयर पब्लिकेशन, और भी दूसरे जो पेपर्स है वो छपने लगते हैं, जैसे इंडियन मिरर, द अमृत बाजार पत्रिका, बॉम्बे समाचार।
यहाँ पे जो इंडियन मिरर है ये पेपर शुरू किया जाता है बाय रविंद्रनाथ टैगोर, सॉरी रविंद्रनाथ टैगोर के भाई देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। इन्होंने इंडियन मिरर स्टार्ट किया था इन 1862 फ्रॉम कलकत्ता। और यहाँ पे द अमृत बाजार पत्रिका जो है वो दो भाई थे, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, इन्होंने स्टार्ट की थी। शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष इन 1868 के करीब। फिर उसके बाद में यहाँ पे आते आते प्रेस एक्ट 1857 प्रेस एक्ट 1867 पास होता है एंड रेस्ट्रिक्शन एक्ट 1870 वाज पास्ड, जिसके अंदर प्रेस एक्ट 1867 जो था उसके अंदर कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर शुड बी केप्ट एज अ रेफरेंस। तो जो भी न्यूज़पेपर की कॉपी थी उस कॉपी हुआ करती थी उसको स्टोर किया जाता था फॉर द फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एक्ट 1870 जो था उसके अंदर जो सेडिशन था उसको मोर कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्क्राइब किया गया था। सेडिशन की जो टर्म थी राजद्रोह, उसको मोर डिफाइंड फॉर्म में और मोर कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म के अंदर डिफाइन किया गया था। नेक्स्ट वेरी फेमस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 बाय लॉर्ड लिटन। एंड लिटन का जो टाइम पीरियड रहता है वो प्रेस के लिए बहुत ही रेस्ट्रिक्शन फुल और बहुत ही ज्यादा रेगुलेटिव टाइप का टाइम पीरियड रहता है। तो लिटन के समय हम देखते हैं कि प्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं एंड मेनली फॉर द वर्नाकुलर प्रेस के लिए। लिटन मानता है कि वर्नाकुलर प्रेस जो है वो जिम्मेदार है यहाँ पे लोगों के सेंटिमेंट्स को भड़काने के लिए, उनके सेंटिमेंट्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ करने के लिए। इस वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ है इन वर्नाकुलर प्रेस के कारण ही। तो इन वर्नाकुलर प्रेस के ऊपर और ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। इस वजह से लिटन ने फिर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करने के लिए ऑन द वर्नाकुलर प्रेस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास करता है इन 1878, which had developed and grown on an unprecedented scale since 1857, became more vocal and increasingly critical of government policies। तो यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस जो थी वो 1857 के बाद में और ज्यादा वोकल हो जाती है और ज्यादा आवाज उठाती है, पब्लिक सेंटिमेंट और पब्लिक भावनाओं को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए अपने वेरियस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो वर्नाकुलर प्रेस है उनके जो न्यूज़पेपर्स है, जर्नल्स है, उनके थ्रू जो पब्लिक फीलिंग है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं पब्लिकेशन के थ्रू, और गवर्नमेंट पॉलिसीज की यहाँ पे भरसक निंदा भी करते हैं। एंड दे डेवलप एज ए इंक्रीजिंगली क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। तो बहुत ज्यादा वोकल हो जाते हैं और गवर्नमेंट जो पॉलिसी है उनके अगेंस्ट और ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। दिस इन टर्न क्रिएट स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन क्रिटिकल ऑफ द इंपीरियलिस्ट एक्ट ऑफ लॉर्ड लिटन। फिर इस चीज के कारण जो वर्नाकुलर प्रेस के द्वारा जो जिस तरह का कंटेंट पेश किया जा रहा था वो और ज्यादा पब्लिक ओपिनियन को स्ट्रॉन्ग कर रहा था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और लॉर्ड लिटन की जो पॉलिसीज उस समय अपनाई थी, वैसे भी लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड हम देखते तो ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन फुल वाला टाइम पीरियड होता है, नॉट ओनली फॉर प्रेस, इवन दी जो पॉलिसीज मेकिंग होती है फॉर द इंडियंस वो भी बहुत ज्यादा स्क्रूटिनाइज होती है एंड लेस बेनिफिटेड होती है फॉर द इंडियन पब्लिक। तो यहाँ पे इन वर्नाकुलर प्रेस के द्वारा जो पब्लिक ओपिनियन है वो और ज्यादा स्ट्रांग होती है एंड और ज्यादा ये प्रेस जो है इन पब्लिक ओपिनियन को अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू फुल फ्लेज रूप में पेश करते हैं। द टेरिबल फेमाइन ऑफ 1876 एंड 78 एंड लेविश एक्सपेंडिचर ऑन द इंपीरियल दरबार एट दिल्ली इन 1877 मेड पब्लिक ओपिनियन एंड प्रेस रेस्टिव। तो यहाँ पे जब फेमाइन की कंडीशन इंडिया में प्रिवेल हो रही थी इन 1876 टू 78 के बीच में, तब यहाँ पे गवर्नमेंट को लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए था, लोगों के ऊपर जो अपना एक्सपेंडिचर है वो खर्च करना चाहिए था फॉर देयर वेलफेयर एंड फॉर देयर
रिहेबिलिटेशन एंड रेस्क्यू मिशन के लिए उनके लिए वर्क करना था, लेकिन वो वहां पे उस समय क्या कर रहे थे, 1877 में दिल्ली दरबार को सजा रहे थे। दिल्ली दरबार जो क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन होता है उसके लिए, और जो क्राउन हेड है वहां से ब्रिटेन से आता है, उसके लिए दिल्ली दरबार सजाया जाता है। दरबार बेसिकली यहाँ पे कोई ऐसा यूं नहीं है कि कोई जगह है, ऐसा नहीं। दिल्ली दरबार का मतलब यहाँ पे मास गैदरिंग से है कि जो ब्रिटेन से जो भी क्राउन हेड है वो आएगा और पब्लिक को यहाँ पे एड्रेस करेगा। उस वजह से यहाँ पे दिल्ली दरबार के ऊपर एक्सपेंडिचर यहाँ पे किए जा रहे थे इंस्टेड ऑफ रेस्क्यू मिशन फॉर फेमाइन। तो फेमाइन के लिए रेस्क्यू मिशन ना चला के यहाँ पे दिल्ली दरबार के लिए खर्चे किए जा रहे थे। तो इस चीज ने पब्लिक को और प्रेस दोनों को ही बहुत ज्यादा अशांत कर दिया, बेचैन कर दिया। और फिर प्रेस जो है वो अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू और ज्यादा गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोकल होती है और पब्लिक ओपिनियन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। देन लिटन पास वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878। फिर इस तरह से इस बढ़ती हुई लोगों की अशांत भावनाओं को देखते हुए और प्रेस की जो इसमें भूमिका रही कि लोगों की ओपिनियन को और ज्यादा स्ट्रांग रूप में पेश करे गवर्नमेंट के सामने थ्रू देयर पब्लिकेशंस, तो ये लिटन को फिर लगा कि नहीं, अब प्रेस को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। अगर प्रेस को ही रोकेंगे तो ही काम बनेगा और लोगों के मन में जो भावनाएं ये भड़क रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ वो थोड़ी बहुत कम होगी। इस वजह से लिटन ने फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास करता है इन 1878। दिस लॉ जनरली डिफेंडेड बाय इंग्लिश बट इट वाज बिटरली क्रिटिसाइज्ड बाय इंडियन ऑन वेरियस ग्राउंड। तो इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का इंग्लिश लोगों ने तो स्वागत किया, लेकिन इंडियन लोगों ने इसका भरपूर क्रिटिसिज्म की। यहाँ पे क्या क्रिटिसिज्म होती है कि ये जो एक्ट है वो डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट है। डिस्क्रिमिनेटरी कि यहाँ पे यूरोपियन प्रेस भी है जो इंडिया के अंदर यूरोपियंस के द्वारा रन की जा रही है, और मोस्टली यहाँ पे जो यूरोपियन प्रेस थी वो अब जब देखा उन्होंने कि गवर्नमेंट जो है वो हेल्दी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इन्होंने फिर गवर्नमेंट के फेवर के अंदर ही वर्क करना शुरू किया सो दैट कि दे कैन रन देयर बिजनेस। बट यहाँ पे जो इंडियन प्रेस थी, जिसको वर्नाकुलर प्रेस कहते हैं, जो जिसकी ओनरशिप इंडियंस के पास थी, उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। तो अगर फिर प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना ही है तो फिर दोनों पे लगाया जाए, यूरोपियंस पे भी लगाया जाए और वर्नाकुलर प्रेस है जो इंडियन प्रेस है उसके ऊपर भी लगाया जाए। लेकिन इस प्रेस के थ्रू ओनली जो वर्नाकुलर प्रेस है उनके ऊपर ही रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जाता है। Moderate respectable Indians would retire from the field of journalism and only violent agitators will stick to journalism in vernacular। इस प्रेस एक्ट के थ्रू क्या चेंजेस होंगे कि जो मॉडरेट और रिस्पेक्टेबल इंडियन जर्नलिज्म के अंदर जो जर्नलिस्ट है, जो गवर्नमेंट की सही अगर चीजें हैं, पॉलिसीज अगर सही है या पब्लिक वेलफेयर के अंदर, तो वो उनको पब्लिक वेलफेयर के रूप में ही बताती है। और अगर वो गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं है तो उसकी फिर क्रिटिसिज्म भी करती है। लेकिन वो लोग ऐसे पार्शियल नहीं रहते हैं कि नहीं, अगर ये ब्रिटिश राज है, ये हमारे हम पे जो फॉरेनर है वो हम पे राज कर रहे हैं तो इनको यहाँ से भगाओ। इस तरह के वो सेंटिमेंट या इस तरह की जो एक्टिविटी है वो उनके द्वारा नहीं की जाती है। किनके द्वारा? मॉडरेट रिस्पेक्टेबल इंडियंस के द्वारा जो जर्नलिज्म के अंदर वर्क कर रहे हैं। वो अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास है, लेकिन ऐसी कोई पॉलिसी है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए है, पब्लिक हित में है, तो वो उसका सम्मान भी करते हैं, उसका वेलकम भी करते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि गवर्नमेंट ने आपके लिए जो ये पॉलिसी पास की है वो एक लार्ज स्केल पे जो पब्लिक है उसको बेनिफिट करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू जब वर्नाकुलर जो प्रेस है उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, उनका जो प्रेस का काम है, पब्लिकेशन का काम है, वो बंद करवा दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा? ये मॉडरेट रिस्पेक्टेबल जो इंडियंस है वो तो रिटायर हो जाएंगे जर्नलिज्म से, वो तो फिर नहीं करेंगे ये काम। फिर कौन करेंगे? वो करेंगे जो वायलेंट एजिटेटर है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो गवर्नमेंट से परमिशन ले फिर अपनी प्रेस ओपन करे, नहीं, इनको तो किसी भी थ्रू, ये किसी भी मीडियम से, चाहे
वो सीक्रेटली पास करने हैं, सीक्रेटली पब्लिकेशन करना है, कैसे भी तरह से अपने इस प्रेस के काम को वो चलाएंगे। तो वायलेंट एजिटेटर जो है, जो सिर्फ चाहे गवर्नमेंट की वो अच्छा काम कर रही हो या नहीं कर रही हो, बस उनकी क्रिटिसिज्म ही करेंगे। तो इस तरह का ट्रेंड फिर जर्नलिज्म के अंदर शुरू होगा। इस वजह से कहा गया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट है। प्लस वो जो पब्लिक की रियल सेंटिमेंट्स है वो इस एक्ट के बाद फिर गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे जो मॉडरेट रेस्पेक्टेबल इंडियन है वो रिटायर हो जाएंगे, वो अपना काम छोड़ देंगे। तो फिर जो पब्लिक की रियल एजिटेशन है या रियल फीलिंग है वो गवर्नमेंट तक कौन पहुंचाने वाला, कोई होगा ही नहीं। और यहाँ पे सिर्फ वायलेंट एजिटेटर जो है वो जर्नलिज्म के अंदर रह जाएंगे। और वो फिर तो क्या करेंगे, ऐसा पब्लिकेशन में या पब्लिकेशन के अंदर ऐसा कंटेंट क्रिएट करेंगे जो पब्लिक की जो ओपिनियन है उसको और ज्यादा अगेंस्ट करेंगे, किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो यहाँ पे रियल जो फीलिंग है, रियल ओपिनियन है पब्लिक की, वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाएगी आफ्टर द पासिंग दिस एक्ट। हेल्दी पॉलिटिकल ग्रोथ ऑफ पीपल वुड बी रिटार्डेड। Government would deprived of all trustworthy sources of keeping itself well informed of the real public feeling and thought। और इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है वो अपने जो ट्रस्टवर्दी सोर्स है, जो उनको रियल सिनेरियो की रोज खबरें दिया करते थे, जो ये मॉडरेट रेस्पेक्टेबल इंडियन जर्नलिस्ट थे, वो जो पब्लिक की रियल ओपिनियन गवर्नमेंट तक पहुंचाते थे और उसके साथ उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे फिर पॉलिसी मेकिंग की जाती थी। बहुत सावधानी से यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग की जाती थी, सो दैट के पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा अशांत यहाँ पे ना हो जाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी ना हो जाए। तो इस तरह के जो उनके सोर्सेज थे, जो ट्रस्टवर्दी सोर्सेज है, वो इस एक्ट के बाद फिर नहीं रहेंगे, जो उनको वेल इन्फॉर्म रखते थे ऑफ द रियल पब्लिक फीलिंग एंड थॉट्स। तो पब्लिक की जो रियल फीलिंग और जो रियल थॉट्स है उनसे गवर्नमेंट को वो वेल इन्फॉर्म रखते थे, ये ट्रस्टवर्दी सोर्स, जो अभी ये एक्ट पास होने के बाद गवर्नमेंट खो देंगे। यहाँ पे नोट है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन इन 1881। फिर लॉर्ड लिटन के बाद हमें पता है किसका टाइम पीरियड आता है, किसका टेन्योर आता है, लॉर्ड रिपन का, जो कि प्रेस के अगेन मेटकॉफ की तरह प्रेस का लिबरेटर कहा जाता है। और वी कैन से कि वो लिबरल था फॉर द प्रेस। तो रिपन ने जब आया तो 1881 में इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को फिर अबॉलिश कर दिया, रिपील्ड कर दिया। तो ये 1878 में तो पास होता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और रिपील्ड हो जाता है इन 1881 बाय लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लिटन पास करता है और लॉर्ड रिपन इसको रिपील्ड करते हैं। देन नेक्स्ट आता है द न्यूज़पेपर एक्ट और प्रेस एक्ट, दैट इज 1908 में पास होता है। और 1908 में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो अराइज होती है और नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। 1905 में यहाँ पे बंगाल का विभाजन हो जाता है, जिसके कारण स्वदेशी मूवमेंट जैसे मूवमेंट जो है वो इंडिया में देखे जाते हैं। एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज आल्सो स्टार्टेड। तो इन नेशनलिस्ट मूवमेंट को और इन रिबेलियंस को सप्रेस करने के लिए फिर ये एक्ट पास किया जाता है, जिसके थ्रू वापस प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। और कई ऐसी प्रेस जो थी और कई ऐसे जो न्यूज़पेपर थे उनको तो बंद ही करवा दिया जाता है। तो एक्ट पास टू चेक द राइजिंग टाइड ऑफ रिबेलियन एंड नेशनल मूवमेंट। तो ये नेशनल मूवमेंट और जो रिबेलियन थे उनके इस राइजिंग टाइड को चेक करने के लिए, उनको रोकने के लिए ये एक्ट पास किया जाता है। अंडर दिस एक्ट of 1908, the British government launched prosecution against 9 newspapers and confiscated 7 presses। तो यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू इन 1908 में 9 न्यूज़पेपर को प्रोसिक्यूशन किया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की जाती है। एंड 7 प्रेस को कॉन्फिस्केटेड किया जाता है, यानी उनके दंड स्वरूप उनको उनकी जो सामग्री है वगैरह प्रेस है उसको जब्त कर लिया जाता है। Several important newspapers stopped their publications like युगांतर, संध्या, वंदे मातरम। तो यहाँ पे युगांतर जो है, युगांतर यहाँ पे बंगाली भाषा में न्यूज़पेपर था।
और इसका जो पब्लिकेशन था वो करते थे बरिंद्र कुमार घोष। बरिंद्र कुमार घोष। एंड नेक्स्ट ईयर वी हैव संध्या, जो एक एक्सट्रीमिस्ट न्यूज़पेपर था। इसने गवर्नमेंट की पॉलिसीज या गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को खूब भरपूर क्रिटिसाइज किया था, इस वजह से इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन किया गया और इसको स्टॉप कर दिया गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम जो था वो बाय विपिन चंद्र पाल द्वारा पब्लिश किया जाता था। और विपिन चंद्र पाल हमें पता है गरम दल के नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। लाल पाल और बाल में से एक, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक। तो विपिन चंद्र पाल के द्वारा यहाँ पे वंदे मातरम एक न्यूज़पेपर चलाया जाता है, जिसको बाद में प्रोसिक्यूट किया जाता है और फाइनली इसको अपना पब्लिकेशन स्टॉप करना पड़ता है। In 1931, Indian Press, or we can say Emergency Power Act, was passed. This was the time of civil disobedience movement going on. तो civil disobedience के movement के समय Indian Press Emergency Power Act पास किया जाता है in 1931. Defense of India Act in 1939 on the eve of World War II. World War का सेकेंड का जो समय चल रहा था और यहाँ पे ब्रिटेन जो है वो इस तरफ तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड लड़ रहा था और इस तरफ इंडिया के अंदर जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे उनसे लड़ रहा था। तो इस वजह से इस नेशनलिस्ट मूवमेंट को चेक करने के लिए ड्यूरिंग द वॉर टाइम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1931 पास किया गया। इट वाज इनेबल द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द न्यूज़पेपर्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। पब्लिकेशन ऑफ ऑल न्यूज रिलेटिंग टू द कांग्रेस एक्टिविटीज डिक्लेयर्ड इलीगल। और इस समय इस एक्ट के थ्रू जो कांग्रेस की एक्टिविटी हुआ करती थी, बिकॉज हमें पता है यहाँ नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर सबसे बड़ा रोल किसका होता है, कांग्रेस का। तो कांग्रेस ही हमारे यहाँ फ्रीडम की जो है वो लीडर होती है। तो उसकी जितनी भी एक्टिविटीज थी, सेशन वगैरह होते थे, तो उनके पब्लिकेशन को जनता तक ना पहुंचाया जाए, जिससे कि वो अवेयर हो जाए, नेशनलिस्ट मूवमेंट को और बूस्ट मिले। तो कांग्रेस की जितनी भी एक्टिविटीज थी उसको इलीगल डिक्लेयर करके फिर पब्लिकेशन से डिबार्ड कर दिया था थ्रू दिस डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। और गवर्नमेंट को ये एक्ट इनेबल करता है, ये पावर देता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय जितने भी न्यूज़पेपर है उनको गवर्नमेंट कंट्रोल कर सके अपने अकॉर्डिंग। तो ये ब्रिटिश टाइम की प्रेस पॉलिसी रही। हमने देखा कि कौन कौन से वेरियस एक्ट पास हुए, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। यहाँ पे मोस्ट फेमस तो है आपका वर्नाकुलर प्रेस, जो लॉर्ड लिटन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया इन 1878 एंड लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको वापस रिपील कर दिया गया। और मेटकॉफ और रिपन का टाइम जो है वो प्रेस के लिए फेवरेबल होता है, जबकि लॉर्ड लिटन का जो समय होता है और उससे पहले के भी जो कॉर्नवालिस है, हेस्टिंग है, वॉरेन हेस्टिंग है, इनका समय जो है वो प्रेस के लिए थोड़ा सा फेवरेबल नहीं होता है। तो मोस्ट फेवरेबल पीरियड जो इसका होता है प्रेस के लिए वो होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। कौन सा पीरियड होता है, मेटकॉफ का एंड रिपन का। अब हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एंड इंग्लिश प्रेस बाय इंडियंस। तो इंडियंस के द्वारा कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर और कुछ वर्नाकुलर या लोकल लैंग्वेज के अंदर जो न्यूज़पेपर चलाए जाते हैं उनको वर्नाकुलर प्रेस में डालेंगे, और जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर न्यूज़पेपर छपते हैं उनको देखेंगे बाय द इंडियंस। तो इंडियंस के द्वारा कौन कौन से इंग्लिश न्यूज़पेपर, जर्नल्स और वर्नाकुलर प्रेस या जर्नल्स या न्यूज़पेपर पास होते, न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाते, वो देखते हैं। तो फर्स्ट वर्नाकुलर प्रेस इन 1880 दैट वाज दिग्दर्शन एंड समाचार दर्पण। दिग्दर्शन समाचार दर्पण इन बंगाली, किस लैंग्वेज में पास हुए थे, पब्लिश हुए थे, बंगाली के अंदर बाय सेरामपुर मिशनरीज। सेरामपुर के अंदर जो मिशनरीज थे यहाँ पे उन्होंने दिग्दर्शन और समाचार दर्पण जैसे लोकल लैंग्वेज के अंदर यानी बंगाली लैंग्वेज के अंदर न्यूज़पेपर पब्लिश करवाए। इन 1821 अनदर बंगाली प्रेस संवाद कौमुदी बाय राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन के द्वारा संवाद कौमुदी बंगाली भाषा के अंदर ये एक प्रेस एस्टेब्लिश की गई। 1822 में मिरातुल अकबर इन पर्शियन लैंग्वेज बाय राजा राम मोहन राय। फिर राजा राम मोहन राय के द्वारा 1822 में मिरातुल अकबर नाम से एक पर्शियन लैंग्वेज के अंदर न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया। After this, several emerged in second half of the 19th century.
सम इम्पोर्टेंट आर। फिर यहाँ पे 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ के अंदर, यानी आफ्टर 1850 के पीरियड के बाद, हम देखते हैं कि सेवरल न्यूज़पेपर या सेवरल प्रेस जो है, वर्नाकुलर प्रेस और इंग्लिश प्रेस बाय इंडियंस एमर्ज होती है। उसके अंदर है फर्स्ट यहाँ पे गफ्तार। रस्त गफ्तार जो न्यूज़पेपर है या जर्नल है, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा पब्लिश किया जाता है इन गुजराती लैंग्वेज। देन सोम प्रकाश बाय द्वारकानाथ विद्याभूषण इन बंगाली लैंग्वेज। These were the first to devote itself prominently to political and presented criticism of government policy। तो यहाँ पे 1850 के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे वर्नाकुलर प्रेस और इंग्लिश प्रेस जो है वो इंडियंस के द्वारा स्टार्ट की जाती है, जिसके अंदर रस्ट गफ्तार जैसे न्यूज़पेपर है, सोम प्रकाश जैसे हैं, जिन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी की क्रिटिसिज्म पेश की। और ये जो सोम प्रकाश न्यूज़पेपर था बाय द्वारकानाथ विद्याभूषण, इसने ये जो प्रोमिनेंटली है, ये मेन रूप से किस पे फोकस था? पॉलिटिकल सिस्टम पे। इसका काम था, अदर कोई सब्जेक्ट के ऊपर ये पब्लिकेशन नहीं करते थे, ओनली पॉलिटिकल चीजों के ऊपर ही ये पब्लिकेशन करता था। तो ये फर्स्ट इस टाइप का कोई न्यूज़पेपर जनरल था। देन है बंगदर्शन। बंगदर्शन बंगाली लैंग्वेज के अंदर बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपके वही वंदे मातरम लिखने वाले, और बंकिम चंद्र वंदे मातरम फर्स्ट पब्लिश इन दिस जर्नल। और बंगदर्शन जो है ये फर्स्ट जर्नल, ये जर्नल जो था इसके अंदर फर्स्ट टाइम वंदे मातरम पब्लिश हुआ था, जो इनके खुद के द्वारा ही ये पब्लिश किया गया जर्नल था, बंगदर्शन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिसके अंदर वंदे मातरम पहली बार पब्लिश किया गया। इट प्रोवाइडेड वैल्यूएबल सर्विस टू कॉज ऑफ नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल प्रोग्रेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट हियर वी हैव इज केसरी। केसरी इन मराठी लैंग्वेज बाय बाल गंगाधर तिलक। तो ये सब वर्नाकुलर प्रेस और इंडियन प्रेस है जो इंडियंस के द्वारा ही स्टेब्लिश की गई थी इंडिया में, और उनके द्वारा जो न्यूज़पेपर चलाए गए या जर्नल लिखे गए वो उनके नाम पढ़ रहे हैं, जो मोस्टली सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में स्टार्ट होते हैं आफ्टर द 1850। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में इन्हीं के ऊपर, इन्हीं जो सारे न्यूज़पेपर है जो वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर थे, उन्हीं के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था। तो बाद में तो मोस्ट ऑफ दी जो जर्नल और न्यूज़पेपर जो थे उन्होंने अपनी लैंग्वेज ही चेंज कर दी और इंग्लिश के अंदर उसको कर दी, नेटिव लैंग्वेज से किस में कर दी? इंग्लिश में, सो दैट के दे कैन कंटिन्यू देयर पब्लिकेशन। मान लो जैसे केसरी है जो मराठी लैंग्वेज के अंदर पब्लिकेशन हो रही है उसकी, उसने बाद में जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया और इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया इसके पब्लिकेशन पे, तो इसने अपने क्या कर दी? लैंग्वेज चेंज कर दी। तो मराठी से क्या कर दी इसने? इंग्लिश कर दी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में बेसिकली क्या होता था, जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के अंदर, जो नेटिव लैंग्वेजेस के अंदर, इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर पास किए जाते थे जर्नल और न्यूज़पेपर, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया था, वो अपना पब्लिकेशन वाला वर्क नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर वो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पास हो रहा है, पब्लिश हो रहा है, तो वो अपना वर्क पब्लिकेशन जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्यों, आप देख सकते हो क्या है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मेन मोटिव, कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है वो आम जनता की लैंग्वेज है। यहाँ पे जो इंडिया की जो पब्लिक है वो इंग्लिश पढ़ना कुछ लोग ही जानते हैं जो कि यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं। और उस समय आप जानती हो कि एजुकेशन पॉलिसी जस्ट इंट्रोड्यूस हुई थी और कितने ही लोगों ने इंग्लिश की एजुकेशन ली थी जो कि इंग्लिश जान सके। तो बहुत कम लोग थे जो इंग्लिश को जानते थे, इंग्लिश को समझ पाते थे। तो मोस्टली उनकी लैंग्वेज क्या थी? इंडियन पब्लिक की वर्नाकुलर लैंग्वेज, दैट इज नेटिव लैंग्वेज। तो मराठी, बंगाली, है ना, अलग अलग रीजन की अलग अलग, राजस्थानी, बिहारी, तो इस तरह से उनकी लैंग्वेज हुआ करती थी। तो जो वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर न्यूज़पेपर छपते थे उसको इजीली पब्लिक जो है वो रीड कर पाती थी और समझ पाती थी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से उन जो न्यूज़पेपर थे उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी। अब वो किसी तरह का पब्लिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन सेम पब्लिकेशन जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के अंदर हो रहा था, लेकिन अब वही पब्लिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा, तो उससे गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये इंग्लिश समझने के लिए लोगों को इंग्लिश जानना जरूरी होगा, जो कि इंडिया के अंदर कुछ हैंडफुल लोग जो थे वही जानते थे और समझते थे।
तो वो जब जानेंगे समझेंगे तो उतना तो उनके पास टाइम नहीं है कि वो मास तक इसको पहुंचा पाए, और मास तक पहुंचेगी तब तक गवर्नमेंट इतने इफेक्टिव मेजर्स अपना चुकी होगी कि वो इस जो स्प्रेड है उसको कंटेन कर सके। इस वजह से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो नेटिव लैंग्वेज के अंदर न्यूज़पेपर छप रहे हैं उनको उनके ऊपर रोक लगाई जाए, रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए। लेकिन सेम पब्लिकेशन, मान लो केसरी के अंदर जो कंटेंट छप रहा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो जाए तो वो चलेगा। तो इसके पीछे आइडिया क्या था, आप समझ गए कि इंग्लिश के अंदर लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि लिखा क्या है। तो इस वजह से बहुत सारे जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो पेपर छपते थे उन्होंने अपनी लैंग्वेज चेंज कर दी, लेकिन पब्लिकेशन का वर्क शुरू रखा। एटलीस्ट चलो मास तक नहीं पहुंचेंगे तो कुछ लोग तो समझेंगे कि क्या चल रहा है इंडिया के अंदर, तो वो एटलीस्ट काम करेंगे। जैसे वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी कि भाई ऊपर के कुछ लोगों को एजुकेट करो, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एजुकेशन मास तक पहुंचाए। तो यही चीज यहाँ पे भी इन पब्लिशर के द्वारा सोची गई होगी कि भाई कुछ लोग समझेंगे इन चीजों के कि इंडिया में या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में क्या क्या इंट्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए जा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे मास तक डाउनलोड फिल्ट्रेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग पहुंचती रहेगी न्यूज। तो ये आइडिया रहा होगा उस समय उन पब्लिशर्स का। तो यहाँ पे केसरी बाय इन मराठी लैंग्वेज बाय बाल गंगाधर तिलक, देन स्वदेश मित्रम इन तमिल लैंग्वेज बाय जी सुब्रमण्यम अय्यर। ये जी सुब्रमण्यम अय्यर वही है जिन्होंने द हिंदू शुरू किया था। द हिंदू जो हम यूपीएससी के लिए प्रेफर करते हैं, वही द हिंदू जिसके एडिटर और पब्लिशर कौन थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा स्वदेश मित्रम भी पब्लिश किया जाता है इन तमिल लैंग्वेज। जबकि यहाँ पे द हिंदू जो है वो किस लैंग्वेज में था, इंग्लिश लैंग्वेज में, और आज भी किस लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे सेम स्वदेश मित्रम के अंदर मान लो चीजें जो तमिल लैंग्वेज के अंदर जो लोकल लैंग्वेज में पब्लिश की जा रही थी, अब उसके ऊपर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो सेम मटेरियल उन्होंने फिर द हिंदू न्यूज़पेपर के नाम से इसके अंदर पब्लिश करना शुरू किया इन इंग्लिश लैंग्वेज। मोर वर्नाकुलर प्रेस एमर्ज इन फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी यानी 1901 के बाद का 1900 से 1950 का पीरियड, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। तो यहाँ पे इस समय कौन कौन से वर्नाकुलर प्रेस एमर्ज होते हैं, अल हिलाल उर्दू के अंदर बाय अब्दुल कलाम आजाद, नवजीवन गुजराती लैंग्वेज के अंदर इंदुलाल याग्निक, लेटर टेकन ओवर बाय दी गांधी जी। ठीक है, और इंदुलाल याग्निक के द्वारा नवजीवन की शुरुआत की जाती है, लेकिन बाद में गांधी जी ने अपना इसको एक इस न्यूज़पेपर को अपना एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया था। इंदुलाल याग्निक ने इसकी जो कमांड है वो किसके हाथों में सौंप दी थी, गांधी जी के हाथों में। फिर नवजीवन जो है वो गांधी जी के कंटेंट, और गांधी जी ही इसके ऊपर वर्क किया करते थे इसके कंटेंट पे। इंग्लिश प्रेस बाय इंडियन एमर्ज इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। और इंग्लिश प्रेस जो है वो एमर्ज होती है बाय द इंडियंस in the second half of 19th century and more in the first half of 20th century. Some important were The Hindu by G. Subramaniam Iyer। और ये जो इंग्लिश प्रेस है जो इंडियंस के द्वारा एमर्ज हुई वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का ही रिजल्ट थी। मोस्टली तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट थे, और कुछ जो है शुरुआत से ही इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही पब्लिश होते थे, लेकिन मोस्टली जो अपना वर्क वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर किया करते थे वो अब चेंज होके किस में हो जाते हैं, इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पे द हिंदू बाय जी सुब्रमण्यम अय्यर, द अमृत बाजार पत्रिका, ये अमृत बाजार पत्रिका पहले जो नेटिव लैंग्वेज है बंगाली इसके अंदर पब्लिश हुआ करती थी बाय शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष के द्वारा। लेकिन आफ्टर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी लैंग्वेज किसमें चेंज कर दी, इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पे ये बेस्ट एग्जांपल है द अमृत बाजार पत्रिका बाय शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, बोथ वर ब्रदर्स। देन आती है मराठा, ये भी बाय बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी जो है वो मराठी लैंग्वेज में होता है, यानी वर्नाकुलर प्रेस है, और मराठा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। दोनों ही बाल गंगाधर तिलक द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। वंदे मातरम बाय अरबिंदो घोष एंड न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ बाय एनी बेसेंट, ये जर्नल है इसके।
जर्नल, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ बाय एनी बेसेंट। ये हमने जब सेशन कवर किया था वुमन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तब हमने देखा था कि एनी बेसेंट के द्वारा जो वुमन ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने अपने खुद के जर्नल पब्लिश किए थे, दैट इज न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट वी हैव हियर यंग इंडिया एंड इनिशियली बाय होम रूल लीग, लेटर टेकन बाय गांधी जी एंड इट बिकम मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गांधी जी। तो यंग इंडिया जो है वो होम रूल लीग के द्वारा स्टार्ट किया था। होम रूल लीग जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व के अंदर एक तरह का मूवमेंट था, वो चलाया गया था अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उनके द्वारा एक जर्नल पास किया जाता था, दैट इज यंग इंडिया। अब इस यंग इंडिया की कमांड होम रूल लीग के बाद किसने ले ली थी? गांधी जी ने ले ली। तो गांधी जी के द्वारा कोई न्यूज़पेपर चलाए नहीं गए हैं, कोई स्टार्ट नहीं किए गए, लेकिन बाद में गांधी जी के पास इन दो न्यूज़पेपर या जर्नल की कमांड आ जाती है। पहला तो नवजीवन और दूसरा ये यंग इंडिया, नवजीवन और यंग इंडिया। एक और गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है, वो है हरिजन, जिसके अंदर वो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट जो है वो आवाज उठाते हैं अपने उस न्यूज़पेपर के अंदर। नाउ हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ दीज प्रेस, वर्नाकुलर प्रेस एंड इंडियन प्रेस और न्यूज़पेपर। Indian nationalistic press including both vernacular and English serve both as newspaper and newspaper। तो यहाँ पे ये जो नेशनलिस्टिक प्रेस थी, इन्होंने नेशनलिस्टिक आइडिया को स्प्रेड करने में, गवर्नमेंट की पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाने में और उनकी क्रिटिसिज्म पेश करने में अपनी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, अपनी एक खास भूमिका निभाई। उसी के साथ ही इन प्रेस ने, इन वर्नाकुलर प्रेस और इंग्लिश प्रेस के अंदर नेशनलिस्टिक जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, उसको और ज्यादा प्रमोट करने का भी काम किया, लोगों को अवेयर किया अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल अवेकनेस आई लोगों के अंदर। और जब पॉलिटिकल अवेकनेस आती है तो लोग फिर अपने राइट्स के लिए गवर्नमेंट से डिमांड करने लगते हैं, जैसे कि भाई हमें सेल्फ गवर्नमेंट चलाने का राइट दो, जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको एटलीस्ट उसका पावर हमारे हाथों में दो। इस तरह की चीजें लोगों के द्वारा फिर डिमांड की जाने लगी। तो नेशनलिस्टिक भावनाओं को ज्यादा से ज्यादा फैलाने में और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के अंदर इन नेशनलिस्टिक प्रेस का रोल रहा है। दे प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। और इन न्यूज़पेपर ने खाली न्यूज़पेपर का ही काम नहीं किया, बल्कि व्यूज पेपर का भी काम किया, यानी कि इन्होंने लोगों के व्यूज को भी यहाँ पे पेश किया और लोगों के व्यूज को फॉर्मुलेट किया। They presented the criticism of government policy and made an attack on the government on various issue। तो इन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसीज की क्रिटिसिज्म भी की और इन्होंने गवर्नमेंट के इसके अगेंस्ट वेरियस उनके ऊपर अटैक भी किए। अटैक मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल अटैक है, यहाँ पे कोई ऐसे बम वगैरह नहीं फूटना है, पॉलिटिकल अटैक है, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है और गवर्नमेंट को एटलीस्ट रियलाइज हो कि उनको पब्लिक वेलफेयर के रिगार्डिंग वर्क करना चाहिए। दे प्रेजेंटेड डिस्कशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, और जो पब्लिक के हित के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं देश के अंदर, उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम, गवर्नमेंट को अवेयर करने का काम इन न्यूज़पेपर के द्वारा किया गया। दे प्लेड अ रोल इन डिसेमिनेशन ऑफ नेशनलिस्टिक आइडिया, और इन न्यूज़पेपर ने एक अच्छी भूमिका निभाई डिसेमिनेट करने की, यानी फैलाने की, किन चीजों को? नेशनलिस्टिक आइडियाज को। इससे पहले लोगों को नहीं पता है नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिस्टिक आइडियाज क्या होते हैं, लेकिन इन न्यूज़पेपर के थ्रू जब इनका स्प्रेड होने लगा नेटिव लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो उसके अंदर फिर नेशनलिस्टिक भावनाओं को फैलाया जाने लगा अपने एडिटिंग वर्क के थ्रू, अपने ब्लॉग, जो पर्सनल ब्लॉग होते हैं उनके थ्रू, और लोगों को अवेयर किया गया फॉर देयर पॉलिटिकल राइट एंड देयर सोशल राइट, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कर्टेल किए जा रहे हैं। Many nationalist leaders use the press to spread their ideas and to make people aware of the nationalistic program। और बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर ने इन प्रेस का यूज किया टू स्प्रेड देयर आइडियाज एंड लोगों को अवेयर करने का काम किया फॉर देयर नेशनलिस्टिक प्रोग्राम, कि किस तरह का नेशनलिस्टिक प्रोग्राम चल रहा है देश के अंदर।
ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अपने फ्रीडम के लिए, उसके लिए उससे लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी था। अदरवाइज फ्यू लीडर्स विल मेक चेंजेस दैट विल नॉट पॉसिबल। इसके लिए मास सपोर्ट की जरूरत थी। तो मास सपोर्ट किस तरह से लाया गया? थ्रू दिस प्रेस, इन न्यूज़पेपर के द्वारा। लोगों को इन न्यूज़पेपर के द्वारा जो आह्वान किया गया, उनको कॉल किया गया कि आप भी आओ और इस नेशनलिस्टिक प्रोग्राम के अंदर सपोर्ट दो अपना, और इसको और जो है ब्रॉड करने की कोशिश करो और इसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो बाय गिविंग देयर सपोर्ट, फाइनेंशियली, फिजिकली, जैसे भी आप सपोर्ट करना चाहो इस नेशनल प्रोग्राम में सपोर्ट करो और इसको सफल बनाया जाए अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इससे जनता को अवेयर करने का काम जो है वो प्रेस के द्वारा ही किया गया। अदरवाइज नेशनलिस्ट लीडर जो है वो अगर न्यूज़पेपर नहीं होते तो क्या घर घर जाना पड़ता उनको या गांव गांव जाना पड़ता। लेकिन इन अखबारों के थ्रू ये एक जगह पे बैठ के अपने आइडियाज, अपने व्यूज, देश की जो पॉलिटिकल कंडीशन है, देश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन है, वो लोगों तक इजीली पहुंचाया जा सका थ्रू दिस न्यूज़पेपर्स। और यहाँ पे फिर रेलवे का डेवलपमेंट भी हो चुका था 1853 में। तो इन न्यूज़पेपर का स्प्रेड जो है वो और फास्ट होने लगा, बिकॉज रेलवे जो है यहाँ पे फास्ट एंड चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन का एक मीन बनता है, और उसके थ्रू फिर लोगों तक इन न्यूज़पेपर और न्यूज़ को पहुंचाना बहुत ही इजी हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अगर प्रेस नहीं होती तो नेशनलिस्टिक लीडर्स को गांव-गांव तक जाना पड़ता, जिसके अंदर समय लगता। अदरवाइज इन्होंने फिर प्रेस की हेल्प ली, न्यूज़पेपर की हेल्प ली, और अपने जो आइडियाज है उनको पब्लिश करके फिर लोगों को फास्ट रेलवे के थ्रू फिर डिस्ट्रीब्यूट करना इन न्यूज़पेपर को शुरू किया। और ये न्यूज़पेपर हर एक गांव-गांव तक, गली-गली तक पहुंचे, जिसके थ्रू फिर नेशनलिस्ट प्रोग्राम को और ज्यादा बूस्ट मिलता है। In the above mentioned context, it is said that nationalistic press, both vernacular and English press, serve as a factor in rise and growth of Indian nationalism. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वर्नाकुलर और इंग्लिश प्रेस दोनों ने ही एक फैक्टर का काम किया, एक कारक का काम किया इन दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, तो ये थे वर्नाकुलर प्रेस और इंग्लिश प्रेस बाय इंडियंस, और इनके रोल हमने देखा और प्रेस पॉलिसी देखी ड्यूरिंग द वेरियस गवर्नर जनरल्स। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली क्या होगा कि जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आता है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए। तो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि फ्रॉम टॉप से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है और इसको डायरेक्ट किसके अंदर डिपॉजिट किया जाता है? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है वो मेन यहाँ पे बॉडी हो जाती है टू कंट्रोल दिस फाइनेंशियल सिस्टम। इस वजह से यहाँ से हम कहेंगे सेंट्रल फाइनेंशियल सिस्टम, यानी यहाँ से वेरियस सोर्सेज से रेवेन्यू इकट्ठा करके सिंगल हैंड के अंदर या सिंगल अथॉरिटी को सबमिट किया जा रहा है, दैट इज गवर्नर जनरल इन काउंसिल। और जो यहाँ पे सोवरेन राइट होगा इस फाइनेंस के ऊपर वो होगा गवर्नर जनरल का। तो यानी गवर्नर जनरल विल हैव कंप्लीट अथॉरिटी ओवर दिस फाइनेंस। देन जनरल डिकेंस was the first to suggest financial reform in 1860। फिर 1860 का पीरियड आता है, तो यहाँ पे जनरल डिकेंस जो थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ऑफिशियल्स थे, उन्होंने सजेस्ट किया फॉर फाइनेंशियल रिफॉर्म। लेटर लेइंग सजेस्टेड रिफॉर्म इन 1862 एंड 63। तो 1862-63 के टाइम में लेइंग आते हैं, जो कि फाइनेंशियल मेंबर होते हैं वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। उन्होंने सजेशन दिया था इसका फाइनेंशियल रिफॉर्म का। अ स्कीम ऑफ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स वाज प्रिपेयर्ड बाय रिचर्ड स्ट्रेची इन 1867 फॉर फाइनेंस मेंबर मेसी। फिर यहाँ पे 1867 के अंदर जो फाइनेंस मेंबर मेसी थे, उनके लिए रिचर्ड स्ट्रेची के द्वारा एक रिफॉर्म जो है वो प्रिपेयर किया जाता है कि क्या क्या रिफॉर्म करने चाहिए। ठीक है, देन आता है मेयोज रिजोल्यूशन ऑफ 1870, लॉर्ड मेयो के टाइम में,
was the first step toward the financial decentralization. तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का जो स्टेप है वो लिया जाता है थ्रू मेयो रिजोल्यूशन ऑफ 1870। पहले क्या था, सेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम स्टार्टिंग में, यानी कि वेरियस सोर्सेज थे रेवेन्यू को कलेक्ट करके या फाइनेंस को कलेक्ट करके गवर्नर काउंसिल इन इंडिया के अथॉरिटी के अंदर सबमिट करवा दिया जाता है, यानी गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है वो कंप्लीट अथॉरिटी रखती है ओवर दिस फाइनेंस। अब यहाँ पे मेयो रिजोल्यूशन के साथ 1870 के अंदर फाइनेंस को अब क्या किया जाएगा, डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, यानी बांटा जाएगा बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। स्टेट टाइप की उस समय कोई चीज नहीं थी, तो वी कैन से प्रोविंस, प्रोविंस हुआ करते थे, सेंट्रल प्रोविंस है ना, यूनाइटेड प्रोविंस, बंगाल, बिहार, ऐसे यूं चीजें थी। तो वी कैन से कि प्रोविंस और सेंटर के बीच में अब इस फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये चीज स्टार्ट होती है मेयो रिजोल्यूशन ऑफ 1870 से। एंड थ्रू मेयो रिजोल्यूशन ऑफ 1870 इट अलॉटेड फिक्स सम आउट ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू टू प्रोविंसेस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस, सिविल बिल्डिंग, रोड्स एक्सेट्रा। तो जो प्रोविंस थे, अब यहाँ पे प्रोविंस के द्वारा हमें पता है 1860 के बाद जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट की बात होने लगी। तो बेसिकली 1861 के बाद से, लॉर्ड रिपन के बाद से ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोशन मिलता है, और रिपन जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे आइडियाज को पेश करता है। और रिपन के बाद जब मेयो वगैरह आते हैं तो उन्होंने फिर फाइनेंशियल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर कुछ फिक्स्ड अमाउंट है सेंट्रल रेवेन्यू से उसको दिया जाता है टू दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो प्रोविंस के अंदर गवर्नमेंट है उनको, बेसिकली ये गवर्नमेंट कौन थी, जो यहाँ के लोकल पॉलिटिकल लीडर थे वही हुआ करते थे, उनको ही ये कमांड सौंपी जाती थी। उनको फिर सेंट्रल रेवेन्यू सिस्टम से कुछ फिक्स्ड अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता था कुछ अपना एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, जिसके अंदर क्या सर्विसेज आती थी, एजुकेशन है, हेल्थ है, पुलिस है, सिविल बिल्डिंग्स, रोड लाइट वगैरह ऐसी चीजों की डेवलपमेंट के लिए इनको थोड़ा पैसा सेंट्रल बजट से या सेंट्रल रेवेन्यू से दे दिया जाता था। Then Lytton's resolution of 1877, it was prepared by finance member John Strachey, and it provided the provinces a share in revenue out of certain sources like land revenue, excise, stamps, etc. अब यहाँ पे लॉर्ड लिटन के रिजोल्यूशन के साथ क्या चेंजेस होते हैं कि पहले सेंट्रल रेवेन्यू से कुछ सम, ये सेंट्रल रेवेन्यू, इससे थोड़ा सा कुछ सम या कुछ फिक्स्ड अमाउंट वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट फिर इसी पैसे के ऊपर अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करती है। लेकिन लॉर्ड लिटन के रिजोल्यूशन से क्या होता है कि अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी जाती है टू लिवाई टैक्स। कौन कौन से टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स, एक्साइज टैक्स और स्टैम्प टैक्स। तो ये 3 तरह के टैक्स लिवाई करने के लिए, लगाने के लिए प्रोविंशियल अथॉरिटी को राइट्स दिए जाते हैं, सो दैट कि इन सोर्सेज के थ्रू वो अपना खुद का रेवेन्यू जनरेट कर सके और अपना खुद का खर्चा यहाँ पे चला सके। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये सेल्फ गवर्नमेंट की बात होती है तो ये जो स्टैम्प ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, ये सारी चीजें अगर इम्पोज की जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा और विदाउट सेल्फ गवर्नमेंट का राइट दिए तो क्या होगा, विद्रोह भड़केगा। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अब सेंट्रल रेवेन्यू से इनको पैसा नहीं दे, इनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और ये अपना खर्च खुद चलाए। तो अब खुद कैसे चलाएंगे जब इनके पास कोई इकोनॉमिक सोर्स ही नहीं होंगे, रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स ही नहीं होगा। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको ये राइट्स दिए कि तुम लैंड रेवेन्यू, एक्साइज और स्टैम्प ड्यूटी, अब देखो स्टैम्प ड्यूटी जो है वो एकदम न्यू है, एक्साइज ड्यूटी है वो इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए न्यू है। तो पहले ऑलरेडी ही पब्लिक के ऊपर टैक्सेस का बर्डन है, ऑलरेडी पब्लिक जो है वो पॉवर्टी के अंदर जी रही है, अपना जीवन यापन कर रही है, लैंड रेवेन्यू इतना हाई है वगैरह, वो और एक्स्ट्रा जो टैक्सेस है वो कहाँ से पे करे, एक्साइज है, स्टैम्प ड्यूटी है, ये चीजें कहाँ से पे, इनकम टैक्स है। तो एक्स्ट्रा
बर्डन तो फिर डाल नहीं सकते ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सेल्फ गवर्नमेंट का राइट दे दिया जाए और फिर पब्लिक को कन्विंस कर दिया जाए कि ये जो पैसा है वो तुम्हारे खर्च के लिए ही यूज होगा। तो फिर जो पब्लिक है वो इजीली एक्सेप्ट कर लेगी कि ओके हम न्यू टैक्स देने के लिए राजी है, क्योंकि ये जो पैसा है हमारे खर्च के लिए ही होगा, बिकॉज इसका पूरा कंट्रोल किसके पास है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो दे कैन ट्रस्ट देयर लीडर। प्रोविंस में कौन जो होंगे लीडर होंगे वो बेसिकली यहाँ के इंडियंस है, जिनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का राइट दिया जा गया है। तो हाँ, अपने अपने लोगों को ट्रस्ट किया जा सकता है। तो इस वजह से न्यू टैक्सेस जो लिवाई किए गए थे इन दिस सिस्टम कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को के एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रन किया जाए, और वहां से सेंट्रल बजट से ये पैसा जो जा रहा था इनका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो भी रोकना था। वो रोकने के लिए फिर क्या करे, नए टैक्स तो लगा नहीं सकते कि भाई कुछ और नए टैक्स लगा के पब्लिक से और पैसा ले और वो पैसा फिर इस इधर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे और हमारा जो सेंट्रल रेवेन्यू है वो ऐसा कैसा बना रहे। तो न्यू टैक्स इस तरह से लिवाई नहीं कर सकते। तो न्यू टैक्स लिवाई करने के लिए और अपने सेंट्रल बजट को एकदम सिक्योर करने के लिए कि इसका एकमात्र % भी इंडियन पब्लिक के लिए खर्च ना हो, उनके हित के अंदर खर्च ना हो, तो उसके लिए इन्होंने फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसा एक इंस्ट्रूमेंट अपनाया और कहा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फिर ये राइट दे दो, ऐसा कह के कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं लगा रही है, ये तुम्हारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगा रही है फॉर देयर वेलफेयर, फॉर दी पब्लिक वेलफेयर। तो पब्लिक फिर इजीली राजी हो जाएगी ये नए टैक्स एक्सेप्ट करने के लिए। Then next here we have Rippon's resolution of 1882. It was prepared by finance member Major Dering. Apart from a fixed share in certain sources, it provided the province's entire income from certain other sources. तो इसके अंदर क्या, रेजोल्यूशन के अंदर क्या था कि अपार्ट फ्रॉम फिक्स शेयर कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आपको हिस्सा मिलेगा और इसके साथ तुम कुछ न्यू टैक्स भी लगा सकते हो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए। तो यहाँ पे दोनों हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी एक फिक्स्ड अमाउंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मिल रहा है टू रन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, एंड दे कैन itself levy some taxes so that they can generate their own revenue for the public welfare and can run their administrative activities like education के ऊपर खर्चा करना है, रोड बिल्डिंग करनी है, सिविल बिल्डिंग करनी है, पब्लिक बिल्डिंग्स को बनाना है या पब्लिक रिसोर्सेज को जनरेट करना है, वो इस बजट के थ्रू वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकते थे। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ 1882 made this arrangement a 5-year settlement. It was revised in 1887, then in 1892 and then in 1897. फिर हर 5 साल में, जैसे आज के समय में फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है टू डिवाइड फाइनेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जो रिवेन्यू जनरेशन होता है, जो फाइनेंस आता है उसको सेंटर और स्टेट के बीच में बांटने के लिए हर 5 साल पे फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। उसी तर्ज के ऊपर फिर इस सिस्टम को वापस रिवाइज करने के लिए हर 5-5 साल से वापस इसको रिवाइज किया जाता था, इस सम और न्यू टैक्सेस को सेंटर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में बांटने के लिए। दिस सिस्टम वाज मेड सेमी परमानेंट इन 1904 बाय कर्जन। चार्ल्स होबाउस कमीशन was constituted on financial reform in 1907. The above mentioned system was made permanent in 1912 by Harding. Then Act of 1919 separated central and provincial budget. अब फर्स्ट टाइम यहाँ पे बजट का सेपरेशन किया गया, बजट जैसी चीज लाई गई कि सेंट्रल के लिए अलग बजट होगा और प्रोविंस के लिए अलग बजट सिस्टम होगा। तो ये बजट जैसा सिस्टम जो है वो फर्स्ट एक्ट ऑफ 1919 में लाया गया and gave provinces control over recipient and expenditure and power to levy tax. और यहाँ पे provinces को
रिसिप्ट जो प्राप्ति होती है उसको एक्सपेंडिचर और टैक्स लिवाए के ऊपर पावर दी गई। एक्ट ऑफ 1935 created framework for distribution of central and provincial recipient and provided by the provinces the power to borrow। और फिर 1935 वाले एक्ट के अंदर किया गया है एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया जिसके थ्रू की बजट को या फाइनेंस को किस तरह से सेंट्रल और प्रोविंसेस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, और प्रोविंस को जो प्रांत थे उनको ये पावर दी की गई कि वो गवर्नमेंट से बोरो कर सकते हैं या उधार ले सकते हैं। अभी जैसे स्टेट बोरो करते हैं, ग्रांट लेते हैं, उसी तरह से पॉलिटी में आप देखेंगे किस तरह से एड और ग्रांट प्राप्त की जाती है कि जो बजट उनको फिक्स दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसके अतिरिक्त वो बोरो भी कर सकते हैं। It entrusted central responsibility to bridge the deficit of provinces and the report of Naimyar committee was the basis for these changes। और इसी एक्ट के साथ क्या होता है कि सेंट्रल और प्रोविंस के बीच में जो डेफिसिट रह जाता था उसको किस तरह से ब्रिज किया जाए, किस तरह से उसको मीट किया जाए इस चीज को, उसके ऊपर एक कमेटी तैयार की जाती है, नियम्यार कमेटी, जो बेस क्रिएट करती है। अब इसके रिकमेंडेशंस के थ्रू ही फिर सेंट्रल और प्रोविंस के बीच में फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इन डेफिसिट्स को फिर मीट किया जाता है, डेफिसिट को फिर फुलफिल किया जाता है। तो ये था फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो किस तरह से सेंट्रलाइजेशन था पहले बजट का, एंड देन डिसेंट्रलाइजेशन होता है, और फाइनल उसमें कुछ चेंजेस होके 1935 में फाइनल रूप होता है। और उसके बाद जो है 1947 में जब देश आजाद हो जाता है तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू पॉलिटिकल सिस्टम एंड न्यू फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में। तो इसी के साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड प्लीज डू लाइक एंड share and comment to our YouTube channel and study channel examyatra.com. Thank you.